इलेक्ट्रिक मेजरमेंट लेक्चर नंबर 1। इसमें हम आपको आज के लेक्चर में सेल, इलेक्ट्रिक सेल, ईएमएफ ऑफ सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में बताएंगे। फिर आगे किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर रीड करेंगे। चलो आज स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सेल, इलेक्ट्रिक सेल, इलेक्ट्रिक सेल। तो सेल एक ऐसा डिवाइस है जो एक प्रकार की एनर्जी को, एक टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके किसी वायर में या किसी सर्किट एलिमेंट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है। चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है, चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। सेल चार्ज प्रोड्यूस नहीं करता। मैं ये नहीं कह रहा कि सेल चार्ज प्रोड्यूस करता है या करंट प्रोड्यूस करता है, किसी सर्किट में चार्ज फ्लो पैदा कर देता है और करंट प्रोड्यूस कर देता है, ऐसा नहीं कह रहा। चार्ज के फ्लो को बनाए रखता है। सेल एक ऐसा डिवाइस जो एक टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके किसी वायर में या किसी सर्किट एलिमेंट में चार्ज के फ्लो को बनाए रखता है, कंटिन्यूअसली बनाए रखता है। उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। या ये कह सकते हो कि सेल एक ऐसा डिवाइस है जो किसी वायर के एंड्स के क्रॉस या सर्किट एलिमेंट्स के एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके उस वायर में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है या पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है। वायर के एंड्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनाए रखता है। उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। सेल का वर्किंग, सेल वर्क कैसे करता है, कैसे चार्ज के फ्लो को वो मेंटेन करता है। तो देखो, इसके लिए हमें पहले सेल कई टाइप का होता है, उसमें से हम एक टाइप यहां पढ़ेंगे केवल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसे कि मैंने सेल में कहा कि सेल एक ऐसा डिवाइस जो एक टाइप की एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, लेकिन अब मैंने कह दिया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को, कौन सी एनर्जी को? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, उस डिवाइस को हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके किसी वायर में या किसी सर्किट एलिमेंट में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करे, उस डिवाइस को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है। देखो, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, ये भी सेल जो है एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर रहा, बस कन्वर्ट कर रहा है एक टाइप की एनर्जी को दूसरी टाइप की एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और चार्ज के फ्लो को बनाए रखता है। ठीक है, अब ये इसका थोड़ा सा और जाने इसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। ये देखो, ये तो सेल का सिंबल होता है, ये सेल के सिंबल ऐसे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये सेल का सिंबल है। अब इस सेल की वर्किंग अगर हम देखते हैं थोड़ा सा, तो देखो, एक हम क्या ले लें? एक वेसल ले लें और उस वेसल में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर लें। एक वेसल ले लिया, उसमें हमने ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, जैसे H2SO4 होता है, AgNO3, HCl, ये कोई सा भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर सकते हो आप। तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इसमें भर लिया वेसल में, और इसमें दो डिफरेंट मेटल की प्लेट डिप कर लेते हैं, रॉड कह दो, ये ऐसे दो डिफरेंट मेटल की है, सेम मेटल की है तो डिफरेंट मेटल की होती है। एक मेटल की ये रही और ये दूसरा डिप मेटल है, प्लेट डिप कर दी ऐसे। जैसे ही ये मेटल प्लेट इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है
वो केमिकल रिएक्शन क्या होती है हमें फिजिक्स में उसको रीड नहीं करना। केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन होने से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाता है और इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज जमा हो जाता है। तो इसको हम कहेंगे ये हाई पोटेंशियल पर आ गया। पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं? हाई पोटेंशियल। तो इस प्लेट को हम कह देंगे कि ये प्लेट हाई पोटेंशियल पर आ गई और ये प्लेट लो पोटेंशियल पर, ये हाई पोटेंशियल है ना। तो देखो जो हाई पोटेंशियल वाली जो प्लेट है इसे हम एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड, है ना। और जो लो पोटेंशियल वाली प्लेट है इसे हम कैथोड बोलते हैं, कैथोड। वैसे इस प्लेट को दोनों को मिला के हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोड। क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? इलेक्ट्रोड है। क्या है? इलेक्ट्रोड्स, कि ये इलेक्ट्रोड्स हैं। तो देखो ये होता है सेल, ये तो सिंबल है सेल का, ये होता है सेल। अब इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल से, जैसे ये डायग्राम बना रहे हैं हम यहाँ कि ये आपका सेल का, यहां बना देता हूं, ये सेल है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इससे हम क्या जोड़ दें? एक रेजिस्टेंस वायर। ऐसे ऐसे ये रेजिस्टेंस जो वायर है ये फैन हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, अभी तो हम एक रेजिस्टेंस कह देते हैं आर, है ना। एक फैन हो सकता है, एक बल्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस, है ना। तो ये एक यहां कनेक्ट कर दिया। अब ये सेल इसको क्या करेगा? इसमें चार्ज के फ्लो को इस सेल ने इस वायर के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया है। देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है। बिल्कुल जैसे अगर हम यहां पे इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर ऐसे और कनेक्ट कर दें ऐसे, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो ये हाई पोटेंशियल पर है, लो पोटेंशियल पर है। तो इस वायर के इस ये जो भी इंस्ट्रूमेंट है, ये बल्ब है या फैन है, तो इस रेजिस्टेंस कह देता हूं हल्का, तो रेजिस्टेंस के दोनों एंड्स ए और बी पर हमने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो गया, इस सेल ने एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, तो सेल ने इसके एंड्स के क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया। या यही डाल लो, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ऐसे, है ना। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया एंड्स के क्रॉस। और जैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो इस वायर के अंदर, कंडक्टिंग वायर के अंदर मूव करने के लिए कौन फ्री होता है? केवल फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टिंग वायर के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करते हैं, तो कंडक्टिंग वायर के इनसाइड यहां केवल कौन मूव कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं ये जानते हो आप? नेगेटिव चार्ज हमेशा, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो वो लो पोटेंशियल टू, ध्यान से सुन लेना इसको, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है। नेगेटिव चार्ज जो होता है, हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करता है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल करता है। तो इस कंडक्टिंग वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये लो पोटेंशियल आ गया, सेल ने लो पोटेंशियल क्रिएट कर दिया वायर के एंड्स के क्रॉस, तो ये इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चलने लगेंगे, ऐसे ऐसे। ये इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल चल रहे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एनर्जी कहां से मिली? तो इस इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए एनर्जी मिल रही है सेल से। कहां पर मिल रही है सेल से इस एनर्जी को? इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सेल को इस वायर यहां पे मिली एनर्जी, यहां पे नहीं, सेल के आउटसाइड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलती है। सेल को, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी यहां पे नहीं मिलेगी, सेल के इनसाइड इलेक्ट्रॉन को एनर्जी यहां मिलती है, सेल के अंदर। बाहर एक्सटर्नल सर्किट में सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं मिलती है। इलेक्ट्रॉन एनर्जी किससे लेता है? सेल से लेता है, और फिर इस सर्किट में चल के इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ले ली और चला, और इस जगह पर उस एनर्जी को खर्च कर दिया। खर्च किसमें करेगा? बल्ब को जला देगा, है ना, और या फिर पंखा को घुमा देगा। तो इस जगह पर वो सेल, जो इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी ली वो इस जगह पर खर्च कर दी, फिर वापस आ गई, एनर्जी खर्च करके वापस आ गया इस जगह पर,
और फिर वो सेल इस जगह पर वापस आके, इस जगह वापस आके फिर इस जगह पर इलेक्ट्रॉन फिर सेल से एनर्जी लेगा, सेल इस इलेक्ट्रॉन को फिर एनर्जी देगा, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके फिर दोबारा से जाएगा और फिर ऐसे जाके नहीं फिर इस जगह पर एनर्जी खर्च कर देगा, खर्च करके फिर वापस आ जाएगा, फिर एनर्जी लेगा इलेक्ट्रॉन सेल से। तो सेल से इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी मिलती है वो एक्सटर्नल सर्किट में नहीं मिलती, केवल सेल के अंदर ही मिलती है। यहां मिलेगी, यहां एनर्जी लेके फिर उसे एक्सटर्नल सर्किट में खर्च कर देगा, फिर वापस आ जाएगा लेने के लिए। समझ में आया यहां तक? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां क्या है, देखो यहां एक बिल्कुल अलग सी बात होने वाली है, बहुत बढ़िया वाली बात। पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। चलो उसने मान लिया, देखो यह इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल से किधर मूव कर रहा है, हाई पोटेंशियल की तरफ, यहां तक आ गया। अब ये बात बताओ कि ये प्लेट कैसी है, हाई पोटेंशियल पर है, तो अब यहां पे जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन फिर आगे इधर जाएगा, ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉन, ऐसे जाके नहीं फिर वापस आएगा ऐसे इलेक्ट्रॉन कि यहीं रुक जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव नहीं करता। देखो ये इलेक्ट्रॉन है, ये देखो ये इलेक्ट्रॉन चल के आए ऐसे सारे ऐसे, और यहां आके फिर क्या वापस जाके नहीं फिर ऐसे जाएगा। भाई हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है फिर वापस जाके नहीं ऐसे फिर घूम के एनर्जी वेस्ट करके फिर वापस आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे बनता रहता है, ऐसे चलता रहता है इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो यहां पे गड़बड़ लग रही है, यहां पे क्या गड़बड़ लग रही है कि इलेक्ट्रॉन सर यहां पे देखें तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? तो यहां ये पॉसिबल है, देखो एक से पहले हम सिंपल वे में बोल देते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस जगह पर, यहां इस इलेक्ट्रॉन पर इस जगह पर केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर, और वो केमिकल एनर्जी, ये सेल केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, और उस एनर्जी को किसको दे देता है, इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और उस एनर्जी को लेके वो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पर ऐसे, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगी और ये नेगेटिव प्लेट इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगी, तो इस पर फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जो सेल है उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, वो सेल उस एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और उस एनर्जी को लेके ये इलेक्ट्रॉन इस फोर्स का विरोध करते हुए क्या करेगा, ऐसे मूव कर जाएगा। या फिर ऐसे समझ लो कि यहां पर ये सेल बनाया मैंने, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये आपका यहां पे जो इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहा है ऐसे, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो तो इधर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इस जगह पे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग इस पर एक और फोर्स लगता है। कौन लगाता है, सेल लगाता है। ये वाला फोर्स Fm कह देता हूं, ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये किसने प्रोड्यूस किया है, सेल ने प्रोड्यूस किया है। सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होंगी उसने ये एक नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस कर दिया, और ये नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पर भारी पड़ता है, मतलब ये ज्यादा पावरफुल होता है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से। तो ये वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन को किधर मूव कराता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, जबकि हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। अब हम कह रहे हैं कि इस सेल के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन इस तरह से हो रही हैं कि वो इस पर एक फोर्स लगा रहा है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो इस इलेक्ट्रॉन को किधर से किधर मूव करा रहा है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये ऐसे बोल दो, या फिर ऐसे कह दो कि इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके ये सेल उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है, और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को लेके, इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को विरोध करते हुए ऐसे चला जाता है नेगेटिव प्लेट की तरफ।
और फिर ये इस तरह से गया और ऐसे चक्कर लगा के फिर वापस आता है। फिर देखो जो एनर्जी ली यहाँ पे, फिर उस जगह पर खर्च करके फिर वापस आ जाता है। फिर वो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर उसको एनर्जी दे देती है, फिर वो चक्कर लगा के फिर खर्च करके यहाँ पे फिर वापस आ जाता है। ये प्रोसेस चलती रहती है। यहाँ पे ही इस सेल इलेक्ट्रॉन को इस जगह पर ही एनर्जी मिलेगी, इस जगह पर इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी नहीं मिलती। समझ में आया आपको? यहाँ पर ये चक्कर लगा के क्यों आ रहा है? क्योंकि ये लो पोटेंशियल है, ये हाई पोटेंशियल, एनर्जी नहीं मिली। जो उसके पास एनर्जी है यहाँ से ली, वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करेगा। लेकिन यहाँ उल्टा कैसे चल रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर मूव करता है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है, जबकि यहाँ उल्टा चल रहा है। इस मैकेनिज्म को अगर और अच्छी तरीके से समझना है तो वाटर पंप की मैकेनिज्म को समझ लो। वाटर पंप की मैकेनिज्म को समझ लो। सर वाटर पंप की मैकेनिज्म क्या है? एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो इसको और समझना है तो देखो इस जगह पर हम एक क्या ले लें, एक टैंक ले लें, एक टैंक, और इसमें हमने वाटर भर लिया है, ठीक है। और इस जगह पर हमने ऐसे एक कनेक्शन दे दिया, ऐसे एक पाइप का कनेक्शन दे दिया। ये एक हॉरिजॉन्टल पाइप हो गया, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है ए बी। और यहाँ पे एक और वाटर टैंक रख लिया हमने, ऐसे एक टैंक रख लिया, एक ऐसे, ये ग्राउंड है। तो ये बताओ इसमें जो वाटर है, ये इस वाटर का प्रेशर हाई होगा या इस वाले वाटर का प्रेशर, मतलब यहाँ प्रेशर हाई है या यहाँ पे प्रेशर हाई है? तो देखो ये ज्यादा हाइट पर है, हाइट पे ज्यादा होता है तो प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है। या ऐसे कह दो, देखो प्रेशर को एनर्जी के टर्म में कह दो, इस जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है वाटर की, और जब ये वाटर यहाँ से चल के यहाँ आएगा ऐसे, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। जब इस जगह पर आ जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। यहाँ से वाटर चल के यहाँ पे आएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पड़ा है mgh। हाइट कम हो चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी घट चली जाएगी। ऐसे कह दो, या फिर जब ये वाटर यहाँ से यहाँ आएगा तो वर्क कौन कर रहा है? वाटर। और वाटर वर्क कर रहा है तो वाटर की एनर्जी घटेगी, तो इस जगह पर उसकी वाटर की एनर्जी घट गई। बिल्कुल वैसे ही इस जगह पे उसने एनर्जी ली, और यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है कम है? ज्यादा है। और एनर्जी लेके यहाँ पे एनर्जी ज्यादा है, चलने लगा, और इस जगह पे उसने एनर्जी खर्च कर दी, खर्च करके वापस आ गया। तो अब एनर्जी कैसे हुई? कम है ज्यादा? कम। तो कम हो चुकी है यहाँ पे, और कम हो चुकी है तो इलेक्ट्रॉन फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल कैसे मूव करेगा? बिल्कुल वैसे ही अगर यहाँ पे ये वाटर आ गया, लेकिन इस ए बी वाले पाइप में हम वाटर का फ्लो बनाए रखना चाहते हैं, कंटिन्यूअसली वाटर में इसमें वाटर फ्लो करती रहे, रुके नहीं। तो ये तो जब ये वाटर सारा यहाँ आ जाएगा, ये वाटर सारा यहाँ आ जाएगा तो वाटर का फ्लो रुक नहीं जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि वाटर का फ्लो नहीं रुके, तो क्या करें? तो हम यहाँ एक पंप लगा दें, यहाँ पर एक वाटर पंप लगा दें, सबमर्सिबल पंप लगा दें, सबमर्सिबल पंप, एक वाटर पंप लगा दें ऐसे, और ऐसे इसमें डाल दिया उस वाटर पंप को ऐसे। एक बात बताओ, यहां पे प्रेशर ज्यादा है या यहां पे प्रेशर ज्यादा है? तो यहां पे प्रेशर ज्यादा और लिक्विड का, और यहां पे प्रेशर कम हो जाएगा। ऊपर प्रेशर ज्यादा, लिक्विड हमेशा किधर से किधर फ्लो करता है भाई? बिल्कुल सेम स्टेटमेंट जैसे ये लिख रहा है, वैसे ही लिक्विड किधर से किधर फ्लो करेगा? हाई प्रेशर से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ये हम जानते हैं, लिक्विड फ्लो करता है ऐसे, इसीलिए तो लिक्विड यहां से फ्लो करके किधर आ गया? यहां आ गया। अब इसने अपनी एनर्जी खो दी या नहीं खो दी? खो चुका है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी होगी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई यहाँ पे आके। अब ये लिक्विड लो प्रेशर से हाई प्रेशर जा सकता है? तो जा सकता है। कौन ले जा सकता है? सबमर्सिबल पंप। ये वाटर पंप है, वाटर पंप। तो इस वाटर पंप में क्या है, इसका एक अपना प्रोसेस होता है। ये वाटर पंप क्या करेगी कि इस वाटर के फ्लो को इधर प्रेशर, ये वाटर पंप प्रेशर क्रिएट कर देगी, और वो वाटर को नीचे से किधर से, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ले जाएगी ऐसे। ये वाटर पंप इसको लो प्रेशर से हाई प्रेशर, तो देखो वाटर पंप क्या कर रही है? लिक्विड को लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ले जा रही है, जबकि लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर फ्लो करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे यहां ये सेल क्या करेगा,
इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ले जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो करता है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल करता है। लेकिन ये सेल क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल के इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा। उस एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। बिल्कुल वैसे ही ये वाटर पंप वाटर पर वर्क करेगा। वाटर पंप किस पर वर्क करेगा, वाटर पर वर्क करेगा, और वर्क करके उस वाटर को एनर्जी दे देगा, और वाटर एनर्जी ले लेगा। तो देखो जब वाटर एनर्जी मिली तो वो वाटर यहां पर पहुंच गया, और यहां पर पहुंचा तो एनर्जी बढ़ गई द्वारा से एनर्जी बढ़ी वाटर की, और वाटर की एनर्जी बढ़ गई तो ये देखो फिर वापस फिर लिक्विड, तो देखो कंटिन्यू फ्लो बन गया कि नहीं, कैसे देखो। लेकिन यहां पे देखो इस वाटर पंप का काम क्या है, लिक्विड को लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ ले जाना, जबकि हम जानते हैं लिक्विड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही ये सेल, हम वैसे तो जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल फ्लो करता है, लेकिन इस जगह पर सेल क्या करेगा, इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल के इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देगा, और एनर्जी देके फिर इसे वापस मूव करा देगा। ऐसे समझ में आया था आपको, बिल्कुल वैसे जैसे वाटर मूव कर गया वापस यहां आ गया। ये मैकेनिज्म है सेल की। मैंने कोशिश करी सेल की मैकेनिज्म को समझाने के लिए, आगे बढ़े। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट है ईएमएफ ऑफ सेल को समझते हैं। सेल समझ में आया आपको, ईएमएफ ऑफ द सेल, हेडिंग लगाते हैं। अगली टॉपिक है ईएमएफ ऑफ द सेल। उसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रो, ई फॉर इलेक्ट्रो, एम फॉर मोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन ये फोर्स नहीं है, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा, सेल किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। सेल एनर्जी का सोर्स है। जब सेल एनर्जी का सोर्स है तो सेल क्या करता है, किसी वायर में या किसी सर्किट एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके या चार्ज को एनर्जी देके, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, एनर्जी देके किसी वायर में चार्ज के फ्लो को मेंटेन करता है, चार्ज के फ्लो को बनाए रखता है। अगर चार्ज के फ्लो को बनाए रखता है तो ईएमएफ ऑफ सेल को डिफाइन करें तो इसकी दो डेफिनेशन हो सकती हैं, एक क्लोज सर्किट में और एक ओपन सर्किट में। क्लोज सर्किट किसे कहेंगे, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द क्लोज सर्किट, तो हम कहेंगे ऐसा सर्किट जिसमें सेल करंट ड्रॉ करता है। सेल करंट ड्रॉ करे तो सर्किट को हम क्लोज सर्किट कहते हैं। और ओपन सर्किट किसे कहते हैं, तो ऐसा सर्किट जिसमें सेल करंट ड्रॉ नहीं करता है, तो उस सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। तो हम क्लोज सर्किट में डेफिनेशन देना चाहते हैं ईएमएफ ऑफ द सेल की, तो क्लोज सर्किट बना लें। तो एक क्लोज सर्किट बना लिया मैंने, देखो ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है सेल का, ये नेगेटिव टर्मिनल, थोड़ा सा इसको ब्रॉड कर लेते हैं ऐसे, है ना। और इससे एक हमने कोई सर्किट एलिमेंट कनेक्ट कर लिया, जैसे एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर लिया, ठीक है। ये एक बल्ब हो सकता है, फैन हो सकता है, कुछ भी, जैसे एक रेजिस्टेंस कह लें, है ना। अब जब ये कनेक्ट कर देंगे तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करते हैं, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, ऐसे। तो करंट कैसे फ्लो करेगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। तो देखो हम यहां पर ये कह रहे हैं कि यहां पर एक +1 कूलम चार्ज है ना, +1 कूलम चार्ज। ये +1 कूलम चार्ज वायर के अंदर कैसे मूव कर रहा है आपका, ये +1 कूलम चार्ज, देखो इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है तो पॉजिटिव चार्ज ऐसे मूव करना चाहिए। वैसे हम जानते हैं कि कंडक्टिंग वायर में पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है, लेकिन यहां डेफिनेशन में यही माना गया है कि +1 कूलम चार्ज ऐसे फ्लो करेगा वायर के अंदर, तो ये प्लस के कूलम चार्ज ऐसे मूव कर रहा है, ऐसे। और इसे मूव कौन करा रहा है, ये सेल एनर्जी दे रहा है इस +1 कूलम चार्ज को। कहां पे भी ये +1 कूलम चार्ज मूव कर रहा है, सेल के अंदर भी मूव कर रहा है ऐसे। और एक कंप्लीट राउंड करने में
इस +1 कूलम चार्ज को एक बार पूरे सर्किट में, होल सर्किट में इंक्लूडिंग द सेल, एक बार घूमने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वह वर्क डन इस सेल का ईएमएफ कहलाता है। +1 कूलम चार्ज को होल सर्किट में विद इंक्लूडिंग सेल एक बार घुमाने में सेल जितना वर्क डन करता है, इस 1 कूलम चार्ज को घुमाने में, इस 1 कूलम पर सेल वर्क करता है। 1 कूलम पर कौन वर्क करता है? सेल। सेल इस 1 कूलम पर जो वर्क करता है, इसको एक पूरा चक्कर लगाने में, या सेल इसको एनर्जी सप्लाई करता है एक पूरा चक्कर लगाने में विद इंक्लूडिंग सेल। तो उस वर्क डन को जो सेल ने किया है इस 1 कूलम चार्ज पर, उसको ही सेल का ईएमएफ कहते हैं। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, द ईएमएफ ऑफ द सेल, द ईएमएफ ऑफ द सेल is defined as the work done, या फिर लिख सकते हो या एनर्जी सप्लाइड by the cell in moving यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट लिखना जरूरी है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। वंस मतलब एक बार, वंस इन द होल सर्किट, इन द होल सर्किट इंक्लूडिंग द सेल, इंक्लूडिंग द सेल। इंक्लूडिंग द सेल का मतलब क्या है? दैट इज एक्सटर्नल सर्किट, तो देखो ये जो है ये सर्किट हो गया एक्सटर्नल, ये वाला, प्लस इलेक्ट्रोलाइट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट अंदर वाला हिस्सा हो गया, ये वाला। तभी तो एक बार घुमाने में, एक बार वंस लिख रहा ना, वंस इन द होल सर्किट। तो 1 कूलम जैसे यहां से चलना शुरू किया, तो इसको एनर्जी किसने दी? इस सेल ने दी, या सेल ने इस 1 कूलम पर वर्क किया। 1 कूलम चार्ज को एक होल सर्किट में विद इंक्लूडिंग सेल एक बार घुमाने में सेल ने जितना वर्क किया, वो वर्क डन ही सेल का ईएमएफ कहलाता है। उसी वर्क डन को हम सेल का ईएमएफ कह देते हैं। तो डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। ये किस डेफिनेशन में? क्लोज सर्किट में डेफिनेशन दे रहे हैं। एक क्लोज सर्किट बना रखा है हमने। अच्छा, तो इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज वंस इन द होल सर्किट इज इक्वल टू क्या? ईएमएफ ऑफ द सेल। ये वर्डन तो लग रहा है, तो ये वर्डन किसके बराबर है? ईएमएफ ऑफ द सेल के। यही तो डेफिनेशन है। वर्क डन इन मूविंग +1 कूलम चार्ज वंस है ये, वंस इन द होल सर्किट किसके बराबर होता है? ईएमएफ ऑफ द सेल के। देन अगर हम वर्क डन इन मूविंग q कूलम चार्ज वंस इन द होल सर्किट, ये निकालें, होल सर्किट ये निकालें, तो वर्क डन किसके बराबर होगा? QE के। 1 कूलम चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ता है सेल को? ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर। तो Q कूलम चार्ज को होल सर्किट में मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा सेल को? तो QE के बराबर है ना। तो यहां से ईएमएफ ऑफ द सेल, ऐसे ईएमएफ ऑफ द सेल का सिंबल ये भी लिखते हैं और कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं। ईएमएफ ऑफ द सेल में तो ऐसे लिखूंगा, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं। तो ईएमएफ ऑफ द सेल यहां से कितना निकल के आया? वर्क ओवर चार्ज। तो वर्क डन
पर यूनिट चार्ज किसके बराबर है? ईएमएफ ऑफ द सेल के। तो इसकी यूनिट देखें तो इसकी यूनिट होती है जूल और इसकी होती है कूलाम। तो जरा चेक करके देखो, जूल पर कूलाम किसकी यूनिट होती थी? वोल्ट की। जूल पर कूलाम किसकी यूनिट होती थी? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इसकी भी यूनिट पोटेंशियल के बराबर है। दैट मीन्स इसको आप क्या भी लिख सकते हो? वोल्ट भी लिख सकते हो। और इसके नेम पर जाएं तो ऐसा लग रहा है इसके नेम में, इसके फुल फॉर्म में जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ये फोर्स नहीं है, ये क्या है? वर्क है। वर्क डन पर यूनिट चार्ज, है ना, इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। तो एक वर्क है, क्योंकि सेल किसका सोर्स था? एनर्जी का। तो एनर्जी का सोर्स था, तो ये जो ईएमएफ है ये एक तरह का वर्क डन होता है, जो एक कूलाम चार्ज को होल सर्किट में विद इंक्लूडिंग सेल घुमाने में सेल को जितना वर्डन करना पड़ा वही सेल का ईएमएफ कहलाया। ठीक है, ये ओपन सर्किट में, सॉरी क्लोज सर्किट में सेल के ईएमएफ की डेफिनेशन दी और फॉर्मूला बताया। ठीक है, अब अगर हम ईएमएफ ऑफ सेल को डिफाइन करना चाहें इन टर्म ऑफ किसके? ओपन सर्किट में डिफाइन करना चाहें कि ओपन सर्किट में ईएमएफ ऑफ द सेल किसके बराबर होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? तो देखो डेफिनेशन देते हैं ओपन सर्किट वाले केस में। तो देखो हम ओपन सर्किट वाले केस में ईएमएफ ऑफ सेल को डिफाइन करें तो कैसे लिखेंगे? देखो ये अभी क्लियर नहीं होगा, अभी और क्लियर होगा जब हम इस सब में रिलेशन निकालेंगे। एक फॉर्मूला बनता है बी बराबर कैपिटल ई माइनस के आई आर, तब ये बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसको समझेंगे कि ईएमएफ सेल का मतलब। अभी तो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन डेफिनेशन को अच्छे से समझ लेना। ओपन सर्किट में अगर डेफिनेशन देना चाहें तो देखो ओपन सेल में सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। अगर ये सेल है और ये ओपन सर्किट में तो ये कोई करंट ड्रॉ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने कुछ जोड़ा ही नहीं है। जब हम मार्केट से कोई सेल लेके आते हैं तो क्या उसमें करंट फ्लो कर रहा होता है? नहीं भाई, उससे तुम उसको किसी वायर से कनेक्ट कर दोगे, किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट करोगे, तभी तो सेल करंट फ्लो कराएगा। तो ये ओपन सर्किट है, इसमें हमने कुछ जोड़ा ही नहीं, कोई रेजिस्टेंस कोई बल्ब वगैरह कोई जोड़ा ही नहीं, तो ये सर्किट, ये सेल करंट ड्रॉ नहीं करेगा, तो इसे ओपन सर्किट कहेंगे, है ना। तो इस वाले केस में सेल के ईएमएफ की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? देखो इसकी डेफिनेशन लिख दें। इसकी डेफिनेशन लिखे हैं तो एक बात तो ये आपको याद है कि जब हम सेल बनाते थे ऐसे, ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था आपका, और इसमें हम मेटल प्लेट डालते थे ऐसे, डिफरेंट मेटल की प्लेट। यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन होती थी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और मेटल के बिटवीन, तो उससे यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जमा होता था और इस पर नेगेटिव चार्ज। तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ कि नहीं दोनों इलेक्ट्रोड्स के बिटवीन? हुआ। अभी हमने कोई क्या नहीं करा, इसमें कोई कनेक्टिंग नहीं किया, कोई वायर कनेक्ट नहीं किया, तो ये सेल कोई करंट ड्रॉ कर रहा हुआ? कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा हुआ। और ये सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहा, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो इन इलेक्ट्रोड के बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है कि नहीं? तो हम इसको लिख दें यहाँ पे, कैसे लिखें? द ईएमएफ ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ अ सेल is the maximum potential difference, maximum potential difference. EMF of cell is the maximum potential difference between two electrodes. ये इलेक्ट्रोड थे, याद है आपको? इलेक्ट्रोड, एक को कैथोड एक को एनोड बोलते थे हम, इलेक्ट्रोड्स। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? नहीं, ये हाई पोटेंशियल पर है, ये लो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ अ सेल, ऑफ द सेल, व्हेन, लेकिन ये कब सही है? ऐसा नहीं कि ये हमेशा ही सही है। ये कब सही है? जब सेल ओपन सर्किट में हो। ये कब सही है? जब सेल ओपन सर्किट में हो। दैट मीन सेल कोई करंट ड्रॉ ना करेगी, व्हेन नो करंट is drawn from the cell, from the cell. ये जो हम ये बोल रहे हैं कि EMF of the cell is maximum potential difference
इन दोनों के, मान लो इन दोनों टर्मिनल के बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V है। तो ईएमएफ ऑफ द सेल इक्वल होता है इस पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन कब? व्हेन, जब ये सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करता, सेल ओपन सर्किट में होता है, तब ईएमएफ ऑफ सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल। तो इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल को ही सेल का ईएमएफ कह देते हैं। लेकिन कब तक सही है ये? जब तक नो करंट फ्लो, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल, जब सेल कोई करंट ड्रॉ नहीं करे, दैट मीन सेल ओपन सर्किट में हो, तभी तक ये डेफिनेशन सही है। अगर इसमें क्लियरिटी नहीं आई है इस डेफिनेशन में, तो अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस में, ईएमएफ में और करंट में रिलेशन का एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, V इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला आगे, तब इसमें क्लियरिटी अच्छी तरीके से आ जाएगी इस डेफिनेशन में। देखो इस डेफिनेशन में जब ये फॉर्मूला दिख रहा होगा, अगर I की वैल्यू हम 0 रख दें तो V और E बराबर नहीं है। इस वाले केस में अगर हम I 0 रख दें तो V और E इक्वल होंगे ना। तो ये डेफिनेशन तब क्लियर आ जाएगी जब ये वाली बात समझ जाएंगे हम। ठीक है, अभी रिलेशन, अभी तो मैं डेफिनेशन दी ईएमएफ ऑफ द सेल ओपन सर्किट में कैसे डिफाइन करें और क्लोज सर्किट में कैसे डेफिनेशन दें। अगर पूछता है तो क्लोज सर्किट वाली डेफिनेशन दीजिए। अच्छा, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें एक नोट लिख लेते हैं हम। नोट क्या है कि एक पॉइंट लिख लेते हैं कि ईएमएफ ऑफ द सेल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है सेल की। ईएमएफ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ सेल। इसका क्या मतलब है कि ईएमएफ सेल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब है कि सेल का ईएमएफ डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोड, सेल के इलेक्ट्रोड किस मटेरियल के बने हैं। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के नेचर पर डिपेंड करता है आपका ईएमएफ ऑफ द सेल, और इंडिपेंडेंट होता है साइज ऑफ इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस से एंड क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, इससे इंडिपेंडेंट होता है। तो आप लिख सकते हो इसको कि ईएमएफ ऑफ सेल इज, ईएमएफ लिख दो, ईएमएफ इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सेल। EMF is the characteristic property of the cell. It is depends upon the nature of material of electrode, materials of electrodes and electrolyte। ये जो सेल में जो इलेक्ट्रोड है वो किस मटेरियल्स के बने हैं और कौन सा मटेरियल उसमें भरा गया है, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा गया है, इस पे डिपेंड करता है सेल का ईएमएफ। एंड इट डज नॉट डिपेंड्स upon size of electrode, size of electrodes, distance between two electrodes, distance between electrodes, and quantity of electrolyte solution, electrolyte solution या इलेक्ट्रोलाइट, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोड के साइज पर, इलेक्ट्रोड के बीच की सेपरेशन पर और इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी पर,
कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन जो है उसमें कितना अमाउंट में भरा गया है, कितना क्वांटिटी है उसकी, इस बात पर डिपेंड नहीं करता। केवल डिपेंड करता है इसकी वैल्यू चेंज होगी, किसी सेल के ईएमएफ की वैल्यू तभी चेंज होगी जब इलेक्ट्रोड का मटेरियल्स चेंज कर दे या फिर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन चेंज कर दे, तभी आपका ईएमएफ ऑफ सेल चेंज होगा। ईएमएफ ऑफ द सेल की वैल्यू केवल इन दो फैक्टर पर डिपेंड करती है और इनसे इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये ईएमएफ ऑफ द सेल के बारे में बताया। देखो इसमें एक टर्म जुड़ा था, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल। लेकिन इसको हम डिफाइन कर रहे हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को जब सेल क्लोज सर्किट में है। दैट मीन्स सेल कुछ करंट ड्रॉ कर रहा है, तब सेल के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल की डेफिनेशन दें कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल किसे कहेंगे। तो समझते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। देखो ये एक सेल बना लो पहले आप, ये सेल ऐसे, यहां पे क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ये सेल के अंदर ये इलेक्ट्रोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिसे हम क्या बोलते हैं हम एनोड, और इसको हम कैथोड। जो दो मेटलिक प्लेट थी ना ये वही है, और इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है, और यहां इससे हम कनेक्ट कर दें एक रेजिस्टेंस वायर ऐसे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि करंट जो है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करती है, और इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल ऐसे मूव करता है। लेकिन इसकी डेफिनेशन में हमने क्या माना है, +1 कूलम्ब चार्ज माना है। तो इस +1 कूलम्ब चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घुमाने में, एक्सटर्नल सर्किट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घुमाने में जितना वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन ही सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो देखो ये +1 कूलम्ब जब चार्ज चलेगा, फ्लो करेगा चार्ज, +1 कूलम्ब चार्ज, तो करंट फ्लो करेगा। करंट जो फ्लो करता है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने के अपोजिशन या पॉजिटिव चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन में करता है। ये बात +1 कूलम्ब चार्ज, देखो ये जो +1 कूलम्ब चार्ज है ये ऐसे फ्लो करेगा आपका, ऐसे करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है, करंट की डायरेक्शन है। पॉजिटिव चार्ज करंट की डायरेक्शन में फ्लो करता है और नेगेटिव चार्ज करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे फ्लो कर रहा है। लेकिन किधर कहां तक फ्लो करेगी, फ्लो कर रहा है तो जो वर्डन करना पड़ रहा है चार्ज को फ्लो कराने में, +1 कूलम्ब चार्ज को एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में केवल, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में नहीं, इंक्लूडिंग सेल नहीं, विदाउट सेल, विदाउट इंक्लूडिंग सेल, एक्सटर्नल सर्किट में 1 कूलम्ब चार्ज को मूव कराने में या फ्लो कराने में जो वर्डन करना पड़ेगा वो वर्डन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल होगा। तो हम लिख सकते हैं इसमें, आपको याद करो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, वर्डन ही था। 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्डन करना पड़ता था उसे क्या बोलते थे हम, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर +1 कूलम्ब कह देते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो क्या लिख रहे हैं हम कि वर्क डन फॉर फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव, यूनिट मतलब +1 कूलम्ब, पॉजिटिव चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल। ये केवल एक्सटर्नल सर्किट में, एक्सटर्नल सर्किट में, सेल के अंदर नहीं, सेल के बाहर 1 कूलम्ब चार्ज को फ्लो कराने में जितना वर्डन करना पड़ेगा वो वर्डन ही सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। तो वर्क डन फॉर फ्लो ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट ऑफ द सेल इज कॉल्ड
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस सेल। लेकिन इसमें पॉइंट लिख दें एक ब्रैकेट में, व्हेन सम, ये सम करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ये कब सही है? फ्रॉम द सेल, जब कोई करंट ड्रॉ कर रहा हो सेल, दैट मीन्स क्लोज सर्किट में, तब ये डेफिनेशन दे रहे हैं कि क्लोज सर्किट भाई +1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है क्लोज सर्किट में, इसमें ऐसे तो एनर्जी तो किसने दी होगी? सेल ने दी होगी, तो +1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। लेकिन कहां कर रहा है? केवल एक्सटर्नल सर्किट में कर रहा है, एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट मतलब सेल के बाहर। यूनिट चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्डन करना पड़ रहा है उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। देखो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे हैं, जैसे एक पॉइंट डाल ले, यहां पे एक पॉइंट डाल लेते हैं, इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी पॉइंट से कनेक्टेड है। इस सेल का ईएमएफ तो ई हो गया वोल्ट, ये ईएमएफ ऑफ द सेल, और ये हो गया यहां से यहां तक ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल को डिनोट करते हैं V से, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। तो देखो यहां V को हम क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कह सकते हैं। इसका एक और नाम देखो, इसका पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल का हो या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी का, ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है कि नहीं, और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है, तो आप इसे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कह सकते हैं। इसका एक और नाम, इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्टली ए से कनेक्टेड है कि नहीं, और इसी रेजिस्टेंस का दूसरा एंड डायरेक्टली बी से कनेक्टेड है। ये कंसेप्ट मैंने पीछे सिखाया है। इस रेजिस्टेंस का एक एंड डायरेक्टली ए से है और दूसरा एंड डायरेक्टली बी से है, तो आप इसको ही क्या कह सकते हो? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर आर। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी को ही हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कहेंगे, क्योंकि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल डायरेक्टली ए से है और नेगेटिव टर्मिनल डायरेक्टली बी से है, इसीलिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कह सकते हैं। और इस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी को हम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस आर भी कह सकते हैं, क्योंकि आर का एक एंड डायरेक्टली ए से है और दूसरा एंड डायरेक्टली बी से है। अगर इसे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर कह सकते हैं, तो देखो ये करंट फ्लो कर रही है रेजिस्टेंस आई, तो इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो कर रही है? आर आई। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर लिखते हैं तो फॉर्मूला याद है आपको? V बराबर आई आर, ये वाला। तो इसी ये रेजिस्टेंस लिखा है, तो इसी रेजिस्टेंस में फ्लो करने वाली करंट और इसी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसी के अक्रॉस तो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इसे लिख सकते हैं I इंटू आर। इसको हम कितना लिख सकते हैं? I इंटू आर। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। और आप चाहो तो ये तो है ही है, और आप चाहो तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिखना चाहो तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल इज इक्वल टू वर्डन एक्सटर्नल सर्किट, वर्डन एक्सटर्नल सर्किट ओवर चार्ज, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने में एक्सटर्नल सर्किट में, एक कूलम चार्ज को फ्लो कराने में जो वर्डन करना पड़ रहा है एक्सटर्नल सर्किट में, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं। तो क्यू कूलम चार्ज को फ्लो कराने में कितना वर्डन करना पड़ेगा? तो W बराबर कितना? QV। तो V निकालेंगे तो W बटे Q। लेकिन ये वर्डन किस में करना पड़ रहा है? 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में एक्सटर्नल सर्किट में, सेल के अंदर में, जबकि ईएमएफ में सेल के अंदर भी करना पड़ता था, बाहर और अंदर दोनों। जो वर्डन करना पड़ता है 1 कूलम चार्ज को फ्लो कराने में, पूरा एक चक्कर लगाने में, घुमाने में, वो सेल का ईएमएफ था। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस में ये है, ठीक है। डेफिनेशन दोनों की सेम सी लग रही है। ये पॉइंट समझ में आया पूरा? इसे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल कहेंगे, ठीक है। अगला टॉपिक है इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। देखो अभी हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल में
ईएमएफ ऑफ द सेल में, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में रिलेशन बनाएंगे, तब इन सब का मीनिंग द्वारा से निकल के आएगा। लेकिन डेफिनेशन फोकस कर लो अच्छी तरीके से पहले कि किस पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चलें आगे सुनते हैं नया टॉपिक, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। हेडिंग लगाते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, ऑफ सेल या ऑफ द सेल, तो इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से। जैसे आपको याद है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जब किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस करंट के पाथ में जो अपोजिशन ऑफर होता है, रुकावट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। या आप ये कह सकते हो करंट फ्लो करने के लिए कंडक्टिंग वायर में कौन रेस्पॉन्सिबल था, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल था, तो इलेक्ट्रॉन के पाथ में, दैट मींस चार्ज के फ्लो होने के पाथ में जो रुकावट था, रुकावट प्रोड्यूस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। और उसके पाथ में रुकावट कौन प्रोड्यूस करता था, जब इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग वायर के अंदर चलता है तो वो किससे टकराता हुआ चलता है, पॉजिटिव आयन से या फिर एटम से टकराता हुआ चलता है। तो जो टकराना है, कॉलिजन करना है, वही चार्ज के फ्लो होने में रुकावट है। और चार्ज के फ्लो होने में रुकावट है तो यही करंट के फ्लो होने में रुकावट है। और करंट के फ्लो होने में जो रुकावट है उसको ही हम क्या बोल देते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बोल देते हैं। लेकिन यहां बात कर रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो सेल के इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जब करंट फ्लो करता है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन करंट के पाथ में जो रुकावट प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन करता है करंट के फ्लो होने के पाथ में रुकावट, तो उस रुकावट को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलेंगे। तो आप लिख सकते हो, देखो एक सेल बना लो आप पहले, यहां पे कौन भरा होता है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा होता है। यहां पे ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रोड, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये दूसरा इलेक्ट्रोड, इसे एनोड, इसको कैथोड। और एक हमने क्या कनेक्ट कर लिया, एक रेजिस्टेंस, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया, इसको बोल सकते हो आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इसमें करंट फ्लो कर रही है। देखो सेल के बाहर आउटसाइड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट किधर से किधर फ्लो करती है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, प्लेट की तरफ। लेकिन सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में करंट कैसे फ्लो करती है, ऐसे नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। तो जब सेल के अंदर जब ये करंट फ्लो कर रही है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इस करंट के फ्लो होने के पाथ में अपोजिशन ऑफर कर रहा है, दैट मींस रुकावट प्रोड्यूस कर रहा है। और इस रुकावट को ही हम सेल का क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बोलते हैं। तो आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन को कि द अपोजिशन ऑफर, द अपोजिशन offered, the position offered by the electrolyte solution, by the electrolyte solution, electrolyte, by the electrolyte of the cell, of the cell, the opposition offered by the electrolyte of the cell to the flow of, to the flow of current inside the cell from negative plate to negative to positive plate, negative to positive plate, या इलेक्ट्रोड लिख सकते हो।
द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट इनसाइड द सेल फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लेट। एक बात ध्यान रखना, सेल के अंदर करंट फ्लो करती है नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, और सेल के बाहर करंट फ्लो करती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जब करंट फ्लो कर रही है तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन करंट के फ्लो में रुकावट पैदा करता है, और उस रुकावट को नाम दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इसको डिनोट कैसे करते हैं, बनाते कैसे हैं, देखो ऐसे बनाते हैं। इसको एक सेल लिख लेते हैं, ऐसे सेल बना लिया, और इसके साथ में बाहर यहाँ ये रेजिस्टेंस बना लिया, लेकिन इसको सिंबल से डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ये ई। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के बाहर है, सेल के अंदर है, तो ये सेल के अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस इस जगह पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर, बाहर नहीं है, लेकिन बना बाहर देते हैं। आप चाहो तो इसको ऐसे भी बना देते हैं, कभी कभी ऐसे बना देते हैं, ऐसे ईएमएफ लिख दिया और सो नहीं करते, आर लिख देते हैं बस जगह पर, लिखते बनाते नहीं। लेकिन देखो मैंने यहाँ पे बना दिया है ऐसे, लेकिन ये बाहर नहीं है, बना बाहर जरूर दिया है, लेकिन ये सेल के अंदर है। चाहो तो इसमें कभी कभी ऐसे बॉक्स बना देते हैं ऐसे, ये बॉक्स ये डिनोट करता है कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस सेल के अंदर है, लेकिन बहुत कम केसेस में बनाते हैं बॉक्स। मोस्टली या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, ऐसे या फिर ऐसे कर देते हैं। ठीक है ना, रिप्रेजेंट करने की बात बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो देखो एक पॉइंटर बता दूं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस जब सेल बनता है, न्यू बनता है, तो उस समय सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम होता है। लेकिन जैसे जैसे समय के साथ हम सेल को यूज करते चले जाते हैं, यूज करते जाते हैं और टाइम बढ़ता जाता है, तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस अपने आप इंक्रीज होने लगता है ना। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट इसमें ये है कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये देख रहे हैं। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए देखो सेल ऐसा नहीं होता, पहले ही मैं बना चुका हूं। सेल बनाने के लिए एक ये हमने क्या ले लिया, वेसल, और इस वेसल में क्या भर लिया, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये ऐसे, और ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भर के इसमें हमने ये मेटल की प्लेट डिप कर दी, डिफरेंट मेटल की होती है ऐसे। देखो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की सेपरेशन हो गई एल। एल क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और इस प्लेट का एरिया हो गया ए, ये प्लेट का एरिया हो गया। ठीक है, अब आपको बता रहा हूं यहां पे कि इंटरनल रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, एल के। एल लेंथ नहीं है, एल है डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। तो देखो हम कैसा सेल बनाना चाहते हैं, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो या ज्यादा हो, तो हम एक ऐसा सेल बनाने की कोशिश करते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम से कम हो। और इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको कम रखना है तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच की सेपरेशन है ये कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो इन दोनों के बीच की सेपरेशन कम होनी चाहिए। अगर इन दोनों के बीच की सेपरेशन जितनी कम कर लो, एल जितना कम तो इंटरनल रेजिस्टेंस उतना कम। ठीक है, लेकिन इन दोनों देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होता है और इस पर नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होता है। जैसे पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये दोनों मीट नहीं करने चाहिए, चिपकने नहीं चाहिए एक दूसरे से, अदरवाइज सेल वर्क नहीं करेगा। तो इसीलिए इन दोनों को वेरी क्लोज रखते हैं, लेकिन टच नहीं कर सकते। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा कि इंटरनल रेजिस्टेंस इस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है। लेकिन ये कौन सा एरिया है जानते हो आपको? ये एरिया पूरे इलेक्ट्रोड का एरिया नहीं है, ये एरिया केवल उस पार्ट का है जो इलेक्ट्रोड लिक्विड में इमर्ज है। तो इस वाले पार्ट का एरिया है, क्योंकि इतना लिक्विड भरा हुआ है, इतना लिक्विड देखो, इतना लिक्विड भरेंगे तो इस इलेक्ट्रोड का इतना एरिया, इस इलेक्ट्रोड का इतना एरिया केवल लिक्विड में इमर्ज होगा। और इस इमर्जिंग एरिया के ही इंटरनल रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जितना एरिया कम इमर्ज होगा
डूबा हुआ किसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर कम डूबा हुआ, तो इंटर रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। तो इंटर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए हमें इसमें क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, किसकी, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की। अगर आप क्वांटिटी बढ़ा दोगे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की, तो अब ज्यादा एरिया डिप हो गया, अंदर डिप इमर्ज हो गया, एरिया बढ़ गया, और एरिया बढ़ा, इमर्ज एरिया लेना है, ये इंक्रीज, तो इंटर रेजिस्टेंस डिक्रीज। तो इंटर, समझ में आ गया आपको ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। जितना ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, इंटर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। जितना कंसंट्रेशन कम हो जाएगी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम, तो आपका इंटर रेजिस्टेंस कम। देखो आपने कहा होगा, सुना होगा कि ये कंसंट्रेटेड HCl है, ये डाइल्यूट HCl है। तो कंसंट्रेटेड HCl जो होता है वो गाढ़ा होता है। अगर उसमें हम वाटर मिला दें तो उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाती है, कम हो जाती है। डिस्टिल वाटर मिलाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाती है, कम हो जाती है ना। तो ये बताओ, तुमने सुना हो कि जो हमारी इन्वर्टर वाली बैटरियां होती हैं उसमें हर महीने 2 महीने बाद हम क्या डालते हैं, डिस्टिल वाटर डालते हैं। क्यों डालते हैं, क्योंकि वाटर डालने से जो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और कंसंट्रेशन कम होने से इंटर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इंटर रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम अपनी जो इन्वर्टर वाली बैटरी होती है उसमें लगातार हर महीने हम क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर डाल देते हैं। इंटर रेजिस्टेंस कम करने के लिए हम वाटर डालते हैं, जिससे कंसंट्रेशन कम हो जाए, वो लिक्विड पतला हो जाए, और पतला हो जाएगा तो कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन पतला हो गया, कंसंट्रेशन कम, और इंटर रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर है कि इंटरनल रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे होता है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हुआ जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। देखो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी पढ़ी आपने, विस्कोसिटी। ये लिक्विड की हुआ करती थी विस्कोसिटी, तो ये था थिक लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा थी या थिन लिक्विड की। तो विस्कोसिटी जो होती थी, विस्कोसिटी ईटा जो लेस होती है वो फॉर थिन लिक्विड, थिन पतली लिक्विड है ना, लिक्विड। तो ईटा लेस फॉर थिन लिक्विड। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है फॉर लिक्विड के लिए, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन लिक्विड तो होता है, इसके लिए ईटा विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे किसका, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का तो उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और अगर विस्कोसिटी डिक्रीज होगी तो लिक्विड, विस्कोसिटी कम हो रही है तो विस्कोसिटी कम होने का मतलब लिक्विड कैसा हो रहा है, पतला हो रहा है, तो उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसकी विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, और विस्कोसिटी डिक्रीज होने से उसकी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भी डिक्रीज होती है, और डिक्रीज होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टेम्परेचर का इफेक्ट समझा सकते हैं। ये वाली बात समझ में आई। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितने फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। देखो आज हमने ईएमएफ ऑफ द सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल ये पढ़ा। अगले लेक्चर नंबर 2 में हम इन तीनों में रिलेशन बताएंगे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल में, इलेक्ट्रिक ईएमएफ ऑफ द सेल में, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल में, इन तीनों में क्या रिलेशन है। और जब इन रिलेशंस को पढ़ोगे तब और क्लैरिटी आएगी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल और ईएमएफ ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है, इसमें और ज्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है।
आगे देखते हैं कल आगे लेक्चर में। थैंक यू।